जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि आप लोग का जो एग्ज़ाम है वो 1 तारीख से यानी 1 मार्च से होने वाला है और आप लोगों के लिए मॉडल पेपर भी गवर्नमेंट दी गई है। और अभी जो हम लोग मिलाने वाले हैं वो मॉडल पेपर का हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अगर कोई बच्चा पहली बार अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आप लोगों का जो क्लास 9 का तैयारी है अभी से हम लोग कंप्लीट करेंगे और आप लोग का आने वाले एग्ज़ाम तक आप लोग का इतना क्वेश्चन की तैयारी करवा देंगे कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। और चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये 2024 में मॉडल पेपर आया है, उसका हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। क्लास 9 के लिए है और ये साइंस का है। समय आपको 1.5 घंटा दिया जाएगा और नंबर कितना है, 40 नंबर के लिए है। आप लोग यहाँ पे इसका जो निर्देश है, सामान्य निर्देश, इसे पढ़ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु है जिसकी त्रिज्या r है, माने कि एक वस्तु है और r त्रिज्या के एक वृत्ताकार पथ में घूम रही है, तो आधे घूर्णन के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। तो अगर आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो मालूम होगा कि विस्थापन क्या होता है कि जहां से चलना शुरू किया वह बिंदु और जहां पे आके वो रुक गया वह बिंदु, उन दोनों के बीच की दूरी को कहा जाता है विस्थापन। तो इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि एक वृत्त है, देखिए डायग्राम देखिएगा, और इसकी त्रिज्या r है, ठीक है। और ये चलना शुरू किया, मान लेते हैं ये यहाँ से चलना शुरू किया इस r वाला पॉइंट से, और ये आधा घूर्णन किया है, तो आधा घूर्णन पर यहाँ पे पहुंचेगा, यानी कि वृत्त का आधा सर्कल को कवर करेगा। तो यहाँ से लेकर जहाँ से चलना शुरू किया था ये इसका व्यास कहलाएगा। तो आप देखिए इधर r और इधर r, तो टोटल अगर डिस्टेंस हम लोग देखेंगे कितना हो जाएगा, 2r। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। आशा है समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्वेश्चन है कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर क्या कहलाती है। तो वेग में परिवर्तन पूछा गया है, तो वेग में परिवर्तन की दर को कहा जाता है त्वरण। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, निम्न में से किसकी जो है एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये आपका त्वरण का है। क्वेश्चन आते हैं 4 में, दूरी समय ग्राफ का ढलान किसका मान बताता है। तो ये बताता है आपका वेग का। आगे बढ़ते हैं, गति, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा कि न्यूटन ने 3 नियम दिया था, जिसे गति का पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम कहते हैं। पहला नियम में क्या होता है कि पहले नियम को कहा जाता है जड़त्व का नियम। इसमें क्या होता है कि कोई वस्तु अगर गतिशील है वह गति में रहना चाहेगी, और अगर विराम में है तो वो विराम में रहना चाहेगी, है ना। तो उसी को कहा जाता है जड़त्व का नियम। गति का दूसरा नियम में होता है कि बल की परिभाषा मिलता है, और तीसरा नियम में क्या होता है कि गति का जो दिशा होती है वो विपरीत दिशा में होती है, यानी क्रिया के प्रतिक्रिया समान होती है। चलिए आगे क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 5 में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है, तो अभी बताएं, जड़त्व का परिभाषा। आगे आते हैं, किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। देखिए किसी भी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है उस वस्तु के वजन पर, यानी जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसका जड़त्व भी अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका भी जड़त्व कम होगा। यदि हम पूछेंगे कि एक बस और ट्रेन में किसका जड़त्व अधिक होगा, तो जाहिर सी बात है कि ट्रेन का द्रव्यमान बस की तुलना में अधिक है, इसलिए जो ट्रेन है उसका द्रव्यमान माने कि जड़त्व अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा बताता है। तो अभी हम लोग डिस्कशन किए थे कि गति का जो दूसरा नियम होता है वो उसके बल के नियम को बताता है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाला कोई वस्तु है जिसका वेट दिया हुआ है 0.5, यानी कि इसमें देखिए कि इसमें त्वरण दिया हुआ है, यानी कि वेग जो दिया हुआ है वो है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड, और इसका वजन दिया हुआ है आपका 0.5 द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसका संवेग निकालने बोल रहा है। तो संवेग का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू एम भी, एम भी बोलिए या एम यू बोलिए, तो एम भी लेते हैं। तो m दिया हुआ है 0.5 और v का वैल्यू दिया हुआ है 10, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो यूनिट निकलेगा वो आपका 5 kg, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन आते हैं 9 पे, जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाता है, यह गति के कौन से नियम के कारण होता है। तो गति के जड़त्व के कारण होता है, यानी गति के पहले नियम के कारण ऐसा होता है।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है? तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आइए। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलो का है, तो पृथ्वी पर इसका भार क्या हो जाएगा? तो आप लोग शायद पढ़े होंगे कि पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है और वह चंद्रमा पर जाती है तो उसका भार जो है वो 6 गुना कम हो जाता है। तो जब इसका उल्टा होगा कि अगर कोई वस्तु का भार चंद्रमा पर अगर 40 किलो है तो पृथ्वी पर आएगा तो इसका 6 गुना बढ़ जाएगा, यानी 40 गुना 6 यानी 240 केजी का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और एक उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, उसे संपीड़न कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं आपका 13 में। वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं? उसे गूंज कहते हैं। क्वेश्चन आते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? तो आप लोग को मालूम होगा हवा में क्या होता है कि आकर्षण बल सबसे कम होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। इसमें आप ऑप्शन देखिएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होगा। आगे आते हैं, क्या है कि किस तापमान पर पानी ठोस और तरल दोनों अवस्था में पाई जाती है? यानी कि कह रहा है कि ऐसा कौन सा तापमान है जिसमें पानी जो है वह ठोस अवस्था में भी रहेगा और तरल अवस्था में भी रहेगा? तो तापमान 0 डिग्री पर बर्फ हो जाती है, -25 पर क्या हो जाएगा वो पूरी तरह से जमा हुआ रहेगा, 100 डिग्री पर तो वो भाप बन जाएगा, तो ये 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्वेश्चन आते हैं। 100 ग्राम जल में, देखिए 100 ग्राम जल है जिसमें 20 ग्राम चीनी मिला दिया जाता है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करना है। तो विलयन की सांद्रता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय हुआ मात्रा बटा कुल विलयन की मात्रा गुना 100। यानी इसमें घुलने वाला मात्रा कौन है? तो 20 जो है वो घुलेगा, यानी चीनी जो है वो घुलेगा। टोटल विलयन की मात्रा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 पानी है, इसमें 20 मिला देंगे तो 120 हो जाएगा, और गुना करना है 100 से, क्योंकि प्रतिशत निकालने बोला है। इसको काट छाट कीजिएगा तो इसका आंसर जो हो जाएगा 16.2/3%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब, यानी कि केजी घन मीटर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। क्वेश्चन नंबर 18 पर ये दिया गया जो कौन सा गुणधर्म है वो निलंबन का है? तो निलंबन में देखिएगा यह समांगी होता नहीं होता है, बिल्कुल समांगी नहीं होता है, ये टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखाता है और इसे छानन विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, यानी कौन सा हो जाएगा? ये विषमांगी मिश्रण होता है। आगे बढ़ते हैं। कपूर और नमक के मिश्रण को, देखिए क्या बोला गया है कि कपूर है और नमक है वो एक दूसरे से मिला हुआ है, तो इस मिश्रण को आप कैसे अलग करोगे? तो ये ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, यानी किसी भी वस्तु का द्रव्यमान है वो निर्भर करता है किस पर? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग पर डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यानी कोई एटम है, यानी कोई तत्व है और उसका द्रव्यमान अगर पूछा जाए तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को जोड़ने पर उसका द्रव्यमान आता है। इलेक्ट्रॉन से कोई इफेक्ट नहीं होता उसके वेट को लेकर, एटॉमिक मास को लेकर। आगे बढ़ते हैं। देखिए NH3 का आणविक द्रव्यमान पूछा गया है, मॉलिक्यूलर मास जिसे कहते हैं। तो देखिए इसको ऐसे निकाला जाता है NH3। तो आप लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि N माने नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है आपका 14। जब किसी दूसरे एलिमेंट को निकालते हैं तो प्लस करते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है और हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1, यानी कि 14 और ये प्लस हो जाएगा 3, यानी कि कुल करने पर आपका 17। तो इसका आंसर हो जाएगा 17। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पर। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या कहलाता है? यानी स्थिर अनुपात का नियम क्या कहा जाता है? तो स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है कि किसी भी तत्व को कहीं से भी लाइए, उसे मौजूद जितना भी तत्व होता है वो निश्चित अनुपात में होता है। आप चारों ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर की रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? तो आप इसे सिंपल समझिएगा, 36 ग्राम जल दिया हुआ है और इसको मोल में बदलना है। मोल में बदलना है तो मोल में कितना होगा? तो चलिए देखिए इसको मोल में बदलते हैं। पहले दिया हुआ है कि 36 ग्राम है जल, तो पहले जल का निकालते हैं आणविक द्रव्यमान। तो जल का फॉर्मूला होता है H2O। तो निकालेंगे तो यहाँ पे जैसे अभी निकाले थे
तो हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन का आणविक द्रव्यमान होता है 1, हाइड्रोजन के बाद हम लोग ऑक्सीजन पे जाते हैं तो प्लस, और ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान होता है 16, यानी कि 2 प्लस 16, यानी कि इसका आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा 18। अब देखिए आणविक द्रव्यमान से मोलर द्रव्यमान यानी कि मोल निकालने के लिए क्या किया जाता है कि दिया गया द्रव्यमान जितना दिया गया, तो दिया गया द्रव्यमान है 36, और आणविक द्रव्यमान किसका, जिस जल का, तो जल का आणविक द्रव्यमान कितना है 18, 18 को 2 से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, यानी कि 2 मोल हो जाएगा इसका आंसर। याद रखिएगा कि मोल निकालने के लिए दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान दिया रहेगा वो, और जिसका पूछा जाएगा उसका आणविक द्रव्यमान को नीचे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर में, न्यूट्रॉन पर डैश आवेश होता है, तो न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण क्या होता है, धनावेशित हीलियम का परमाणु होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 26 पे आइए, किसी तत्व के समस्थानिक के द्रव्यमान में अंतर डैश के भिन्न संख्या के कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में अपना डीएनए तथा राइबोसोम पाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा हो जाएगा आपका लाइसोसोम। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे, कह रहा है किसी कोशिका में 16 क्रोमोसोम है और उसका अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है, यानी कि आधा कर दिया जाता है, तो 16 का आधा हो जाएगा आपका 8। क्वेश्चन आइए, देखिए डायग्राम दिया हुआ है, पूछा गया है किस इसका डायग्राम है, तो इसका है आपका पैरेन्काइमा, ऑप्शन नंबर 1। बुक का सीधा डायग्राम बना हुआ है, आप चाहे तो मिला लीजिएगा। बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है, तो बादाम का जो छिलका है वो स्क्लेरेन्काइमा से बना होता है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाले संयोजी उत्तक को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा कंडरा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, जीवों के वर्गीकरण के लिए सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, तो उनकी संरचना, कि वर्गीकरण का क्या आधार होता है, उनकी संरचना के आधार पर, निवास के आधार पर हम लोग कर नहीं सकते, उसके पोषण के आधार पर विभाजन हम लोग कर नहीं सकते हैं, और जनन तरीकों को लोग भी नहीं कर सकते, यानी उनकी संरचना पर डिपेंड करता है। 34 यानी 34 नंबर में, नील हरित शैवाल किस वर्ग में आता है, तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 मोनेरा। क्वेश्चन नंबर है 35 पर, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, दिया गया कौन सा रोग जो है वायरस से होता है, तो अभी हाल ही में आप लोग को मालूम होगा वायरस से फैलने वाला कोरोना था। संक्रमण रोग के उदाहरण है, तो क्षय रोग होगा। क्वेश्चन नंबर आइए 38 पर, ग्रीन हाउस गैस है, तो ग्रीन हाउस गैस कौन करवाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित यानी कि दिए गए पोषक पदार्थ में पौधों के लिए बृहद पोषक स्तर क्या है, देखिए पौधों के लिए सबसे कौन अच्छा होता है, तो नाइट्रोजन है। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहा है, देखिए ऑक्सीजन के विषैले अणु को कहा जाता है ओजोन, जो हमारे ओजोन मंडल में पाई जाती है। ओजोन का जो लेयर होता है ओजोन मंडल कहते हैं, ये सूर्य से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे से हमारी सुरक्षा करता है। तो ये आपका टोटल मॉडल पेपर का सॉल्यूशन हुआ। आप लोग का जितना भी मॉडल पेपर आया है सबका एक एक करके सॉल्यूशन करवा देंगे, उसके बाद आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर मिलते हैं आप लोग के नेक्स्ट वीडियो के लिए।